मुहिब वतन कमांडोज की एक सनसनीखेज दास्तान जो दिफाई वतन के साथ साथ वादी कश्मीर को भारतीय दरिंदगी से बचाने के लिए पिछली 7 दहाइयों से मुसलसल दुश्मन के सीने पर मोंग दल रहे हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। चुनाचे इमरान उसी रोज बम्बई रवाना हो गया। बम्बई पहुंचकर वो स्टार सेठ को उनके ऑफिस में मिला। स्टार सेठ ने कमांडो इमरान को गले लगा लिया। कहने लगे, सच्ची बात तो ये है कि हम तुम्हारी तरफ से सब्र करके बैठ गए थे। हमें यकीन हो गया था कि रूसी जहाज में तुम पकड़े गए हो और जिंदा नहीं बचे। तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई है। ये बताओ कि जिस मिशन को लेकर तुम गए थे उसमें कामयाब हुए कि नहीं। कमांडो इमरान ने कहा, अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरा मिशन कामयाब रहा है और मैंने फौजी माहदे की फोटोकॉपी पाकिस्तान के हवाले कर दी है, जिसमें रूस की तरफ से भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सप्लाई होने वाले फौजी साजो सामान की पूरी फहरिस्त दर्ज थी। अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार सेठ बेअख्तियार पुकार उठे। इमरान ने कमांडो जबरान का पूछा। स्टार सेठ बोले, वो खैरियत से है, तुम्हारी तरफ से बड़ा परेशान था। मैं अभी उसे बुलवाता हूँ, तुम मेरे रेस्ट हाउस में जाकर उसका इंतजार करो। 1 घंटे बाद कमांडो जबरान इमरान के पास बैठा था और इमरान उसे मुख्तसर अपनी कहानी बयान कर रहा था। इसके बाद इमरान ने कारगिल सेक्टर में भारत की फौजों के इज्तिमा और वहां पहुंचाई जाने वाली बू फोर्स तोपों और श्रीनगर एयरपोर्ट पर भारत के बमबार और लड़ाका हथियारों की मौजूदगी का जिक्र किया तो जबरान ने कहा, कारगिल सेक्टर में कश्मीरी मुजाहिदीन ने 3-4 बड़ी अहम चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से सियाचिन की भारतीय फौजों की सप्लाई लाइन कट गई है। भारत यकीनन बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इमरान बोला, मेरा ख्याल है कि भारत सरकार ने अपनी फौजों को कारगिल पर मुकम्मल कब्जा करने का हुक्म दे दिया है और मैं समझता हूं कि इससे बड़े पैमाने पर पाक भारत जंग छिड़ सकती है। जबरान ने कहा, मेरा ख्याल है भारत ये खतरा मोल नहीं लेगा। उसे मालूम है कि अगर भारत के पास एटमी असलिहा है तो पाकिस्तान के पास भी गौरी और शाहीन मिसाइल मौजूद हैं, जो न्यूक्लियर हेड लेकर भारत के शहरों पर एटम बम गिरा सकते हैं। इमरान बोला, कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में दिल्ली के हाजी साहब की तवस्सुत से जमील मेहदी साहब से मिलना चाहिए। जमील साहब महकमा जंग में होते हैं। भारतीय हाई कमान का क्या मंसूबा है, इस बारे में मेहदी साहब ही हमें कुछ खबर दे सकते हैं। जबरान ने कहा, तो फिर देर नहीं करनी चाहिए, हमें आज ही दिल्ली रवाना हो जाना चाहिए। दोपहर के वक्त स्टार सेठ रेस्ट हाउस आए तो इमरान ने उन्हें तमाम हालात बताए और कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं। स्टार सेठ ने भी उन्हें दिल्ली हाजी साहब के पास जाने का मशवरा दिया। रात की गाड़ी से कमांडो इमरान और जबरान दिल्ली रवाना हो गए। अगले रोज वो हाजी साहब के होटल में उनके कमरे में बैठे उन्हें तमाम हालात से आगाह कर रहे थे। हाजी साहब कहने लगे, दिल्ली में ये अफवाह बड़ी गर्म है कि भारत ने आज़ाद कश्मीर पर हमला करके एक ही हल्ले में उस पर कब्जा करने का फैसला कर लिया है। बहरहाल मैं आज ही रात जमील साहब को बुलाकर उनसे तुम्हारी मुलाकात करवाता हूँ। इस वक्त सिर्फ यही एक शख्स हमें सही सूरत हाल बता सकता है। चुनांचे उसी रात हाजी साहब ने जमील मेहदी को अपने यहाँ बुलवा लिया। इमरान और कमांडो जबरान भी वहाँ मौजूद थे। जमील मेहदी साहब ने कहा, भारत ने कारगिल पर कब्जा करने के लिए पूरी तैयारी से हमले का ऑपरेशनल प्लान तैयार कर लिया है। भारत की 15वीं कोर और जम्मू में एयर डिफेंस यूनिटों की सारी आला कमान इस वक्त कारगिल में मौजूद है। जम्मू गैरियन और कपवाड़ा से भारतीय असलहा, बफोर्स तोपें और फौजी यूनिट ट्रांसपोर्ट तैयारों के जरिए कारगिल पहुंचाए जा रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त मिलिट्री ऑपरेशन है। बहुत मुमकिन है कि इसके साथ ही दोनों मुल्कों में रिवायती हथियारों की जंग छिड़ जाए और ये जंग रिवायती हथियारों के बाद एटमी जंग में भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि दोनों मुल्कों के पास एटमी मिसाइल मौजूद हैं। कमांडो इमरान, जबरान और हाजी साहब बड़े गौर से मेहदी साहब की बातें सुन रहे थे। मेहदी साहब ने कहा, वाजपेयी साहब इस जंग से अपनी हारी हुई सियासी बाजी जीतना चाहते हैं और कारगिल के पहाड़ों, दर्रों और जम्मू सियाचिन हाईवे को हर हालत में कश्मीरी मुजाहिदीन से वापस लेना चाहते हैं। इस हाईवे पर मुजाहिदीन के कब्जे के बाद सियाचिन में मुकीम भारतीय फौज की सप्लाई लाइन कट कर रह गई है। कमांडो इमरान ने सवाल किया, इतने जबरदस्त फौजी इज्तिमा के लिए एमुनिशन की सप्लाई का क्या इंतजाम किया गया है? मेहदी साहब कहने लगे, मेरी इत्तला के मुताबिक जम्मू सियाचिन शाहराह के 50वें संगे मील पर बाएं जानिब पहाड़ी दर्रों में एक पहाड़ी दर्रा आगे जाकर सियाचिन शाहराह के बिल्कुल करीब जा निकलता है। मैं ऑपरेशनल प्लान की जिस फाइल को एक नज़र देखने में कामयाब हुआ हूँ, उसके मुताबिक इसी पहाड़ी दर्रे की एक कुदरती गार में इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा एमुनिशन जखीरा जमा किया गया है, जहाँ से कश्मीर के तमाम महाजों के अलावा सियाचिन और कारगिल फ्रंट पर एमुनिशन सप्लाई होता है। कमांडो जबरान ने पूछा, इस पहाड़ी दर्रे की कोई खास निशानी आप बता सकते हैं? मेहदी साहब खामोश हो गए। कुछ सोचकर कहने लगे, इसके लिए मुझे ऑपरेशनल प्लान की उस ऑफिस कॉपी को किसी तरह एक नज़र देखना होगा, जो इस वक्त हमारे दफ्तर जंग में मौजूद है। मैं कल इसको देखने की कोशिश करूंगा।
اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو کل رات کو اسی وقت آ جاؤں گا۔ اس کے بعد جمیل مہدی صاحب چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حاجی صاحب بولے بھارت آگ سے کھیل رہا ہے۔ یہ واجپائی سیاسی بازی جیتنے کی کوشش میں کہیں دلی، بمبئی، مدراس کو راکھ کا ڈھیر نہ بنا دے۔ کمانڈو جبران نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جنگ صرف کارگل تک ہی محدود نہیں رہے گی، یہ آگ تمام محاذوں پر پھیل جائے گی، اور اگر بھارت نے کسی محاذ پر ایٹمی ہتھیار استعمال کیے تو پاکستان ہرگز پیچھے نہ رہے گا۔ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا اور یوں دونوں ملکوں میں تباہی پھیل جائے گی۔ عمران بولا ہم اس جنگ کو روک تو نہیں سکتے، لیکن کم از کم کارگل کے محاذ پر بھارت کی بڑھتی ہوئی جارحانہ سرگرمیوں کو کچھ عرصے کے لیے روک ضرور سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس عرصے میں بھارت کو عقل آ جائے اور وہ کشمیر کے مسئلے کو بات چیت سے حل کرنے پر مجبور ہو جائے۔ حاجی صاحب نے کہا اگر تم ایسا کر سکو تو یہ مجاہدین کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور ایک طرف کشمیر کا 50 سالہ پرانا مسئلہ گفتگو کی میز پر آ جائے گا، اور دوسری طرف دونوں ملک ایٹمی جنگ کی آگ سے بچ جائیں گے، کیونکہ بقول مہدی صاحب یہ بہت بڑا ایمونیشن کا ذخیرہ ہے، اور کارگل اور کشمیر کے تمام محاذوں کو اسی ایمونیشن کے ذخیرے سے ایمونیشن سپلائی ہوتا ہے۔ کمانڈو عمران نے کہا اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے۔ کمانڈو جبران بولا خدا کرے کہ مہدی صاحب کو کارگل سیکٹر کے اس درے کی کوئی خاص نشانی مل جائے جہاں بھارت کا یہ ایمونیشن ڈمپ ہے۔ حاجی صاحب نے کہا مہدی صاحب بڑے اہم پوسٹ پر کام کر رہے ہیں، اور محکمہ جنگ میں انہوں نے اپنا بہت اثر و رسوخ بنایا ہوا ہے۔ جو اطلاعات انہوں نے ہمیں فراہم کی ہیں وہ ایک عام آدمی خواہ وہ کتنا بڑا افسر ہی کیوں نہ ہو حاصل نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاپ سیکرٹ انفارمیشن ہے جو انہوں نے بھارت کے کارگل آپریشنل پلان کے بارے میں ہمیں دی ہیں۔ انشاءاللہ وہ ایمونیشن ڈمپ کے بارے میں بھی پوری تفصیل فراہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرے دن مہدی صاحب کا کوئی پیغام نہ آیا۔ شام بھی گزر گئی اور رات آ گئی۔ کمانڈو جبران مایوس ہو گیا، کہنے لگا معلوم ہوتا ہے مہدی صاحب مطلوبہ انفارمیشن حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ حاجی صاحب بولے کچھ کہا نہیں جا سکتا، وہ رات کے 12 بجے بھی آ سکتے ہیں۔ یہ لوگ حاجی صاحب کے کمرے میں بیٹھے تھے، عین اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ حاجی صاحب نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا اور دوسرے لمحے ان کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ کہنے لگے ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں، بس آ جائیے، خدا حافظ، اور انہوں نے فون بند کر دیا۔ مہدی صاحب آ رہے ہیں، خدا کی قسم بڑا مرد غازی آدمی ہے۔ آدھ گھنٹے بعد مہدی صاحب پہنچ گئے۔ آتے ہی انہوں نے نفی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا وہ بات نہیں بن سکی جس کی مجھے توقع تھی۔ سب ایک دم خاموش سے ہو کر رہ گئے۔ مہدی صاحب بولے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی کے پیش نظر بھارت کی اعلیٰ فوجی کمان نے ایمونیشن کو بھاری ذخیرے کے طور پر کسی ایک جگہ ڈمپ نہیں کیا، بلکہ کارگل اور کپواڑہ کے درمیان فرنٹ لائن میں کئی جگہوں پر ایمونیشن سٹور قائم کیے ہیں، تاکہ اگر کشمیری مجاہدین یا کشمیری کمانڈو کسی ایک ذخیرے کو اڑانے میں کامیاب ہو جائیں تو دوسرے ایمونیشن ڈمپ سے افواج کو سپلائی ملتی رہے۔ کمانڈو عمران نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمونیشن ذخیرے کو تباہ کرنے کا پلان تو شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا۔ مہدی صاحب بولے بھارت کارگل کی چوکیوں پر دوبارہ قبضہ کرنے اور اس علاقے سے کشمیری مجاہدین کو نکالنے کے لیے بفورس توپوں کے علاوہ ہیلی کاپٹروں کی کھیپ بھی دڑا دڑ پہنچا رہا ہے، لیکن اپنے فوجی پلان کے مطابق بھارت کی فوجی ہائی کمان سب سے زیادہ بفورس توپوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ یہ توپیں راجیو گاندھی کے دور میں یورپ کے کسی ملک غالباً سویڈن سے خریدی گئی تھی، اور پہاڑی جنگ میں یہ بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ ان توپوں کی مار بہت دور تک ہے، اور اس کے گولے کا 2.5 من بارود پھٹنے کے بعد بے پناہ تباہی مچاتا ہے۔ یہ بھاری توپیں کارگل سیکٹر کی پہاڑیوں میں ان جگہوں پر نصب کی گئی ہیں جہاں سے ان کے گولے کارگل کی ان پہاڑیوں کو اڑا سکتے ہیں جہاں کشمیری مجاہدین کے مورچے ہیں۔ اگر کسی طرح تم ان توپوں کو تباہ کرنے میں کامیاب ہوگے تو تم آدھی جنگ جیت جاؤ گے۔ مہدی صاحب کی خفیہ رپورٹ ہمارے لیے بڑی قیمتی ہے۔ کارگل سیکٹر پر بھارت کی ہیوی آرٹلری کی بفورس توپوں کی تعیناتی کا علم انہیں کشمیر فرنٹ پر جانے کے بعد بھی شاید نہیں ہو سکتا تھا۔ مہدی صاحب بھارتی ہائی کمان کے اندر کی خبریں لائے تھے۔ جیسے کہ مہدی صاحب کی شروع سے عادت تھی، جب انہوں نے تمام ضروری باتیں ہمیں بتا دیں تو اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد عمران نے حاجی صاحب سے کہا حاجی صاحب اب ہمارا اسی وقت کشمیر فرنٹ کی طرف روانہ ہونا ضروری ہو گیا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہمارے وہاں پہنچنے تک بھارت نے کارگل سیکٹر کی پہاڑیوں پر گولہ باری شروع کر دی ہو۔ حاجی صاحب بولے میں خود بھی یہی چاہتا ہوں۔ عمران نے جبران سے کہا تم میرے ساتھ جاؤ گے، لگتا ہے ہمارا اصل مشن اب شروع ہو رہا ہے۔ دونوں کمانڈو دوستوں نے باقی رات حاجی صاحب کے ہاں بسر کی، اور ابھی رات کا اندھیرا ہی تھا کہ وہ دلی ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ ایک ٹرین صبح صبح جموں کی طرف جاتی تھی۔ جموں کشمیر کے محاذ پر فوجی نقل و حرکت کے پیش نظر ریلوے نے یہ ٹرین حال ہی میں چلائی تھی اور اس کا نام پوجا ایکسپریس رکھا گیا تھا۔ معمول کے مطابق دونوں دوست کمانڈو ٹرین کے الگ الگ ڈبوں میں سوار ہوئے۔ راستے میں وہ بہت کم اپنے ڈبوں سے باہر نکلتے۔
किसी किसी वक्त सिर्फ एक दूसरे को अपनी शक्ल दिखाने के लिए डब्बे से निकलकर थोड़ी देर के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरते और वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते। मशरकी पंजाब का इलाका शुरू हुआ तो दोनों मोहतात हो गए, क्योंकि यहाँ से बेहद हसास इलाके का आगाज होता था और इंटेलिजेंस के आदमी हर स्टेशन पर मौजूद होते थे। इमरान और जबरान भी कोई अनाड़ी नहीं थे। इन्हें इंटेलिजेंस वालों से अपने आप को छुपाने का गुर मालूम था। ट्रेन जम्मू तवी के स्टेशन पर पहुंच गई। यहाँ CID वाले हर बेस में मौजूद रहते थे और ट्रेन से उतरने वालों का पूरा जायजा लेते थे। इन लोगों को बड़े अख्तियारात हासिल थे। वो किसी भी आदमी को रोक कर उससे पूछ-गुछ कर सकते थे और जरा सा शक पड़ने पर उन्हें पुलिस के हवाले कर सकते थे। जब से कारगिल फ्रंट पर मुजाहिदीन की सरगर्मियां तेज हुई थी, रेलवे वालों ने स्टेशन पर ज्यादा सख्ती करनी शुरू कर दी थी। जिन मुसाफिरों के साथ बाल बच्चे होते थे उन्हें सिर्फ जायजा लेकर गेट से गुजर जाने दिया जाता था, लेकिन अकेले मुसाफिर की बाकायदा चेकिंग होती थी। इन हालात के पेश नजर कमांडो इमरान और जबरान जम्मू तवी से 2 स्टेशन पीछे ही ट्रेन पर से उतर गए थे और वहां से उन्होंने जम्मू जाने वाली लारी पकड़ ली थी। लारी के अड्डे पर आकर वो श्रीनगर जाने वाली लारी पर सवार हो गए। ये लारी पूजा एक्सप्रेस के मुसाफिरों का इंतजार करके श्रीनगर रवाना होती थी। इस तरह कमांडो इमरान और जबरान महफूज रहकर श्रीनगर पहुंच गए। श्रीनगर के लारी अड्डे पर वो 2 मिनट चाय की प्याली पीने के लिए भी न रुके और बाहर निकलकर पैदल ही एक तरफ चल पड़े। वो जानते थे कि उन्हें कश्मीरी मुजाहिदीन के खुफिया ठिकाने पर कैसे और किस तरफ से पहुंचना है। वो एक बड़ी सड़क पर आ गए जो आगे की तरफ जा रही थी। हमने मसलहतन उस जगह का नाम नहीं बताया जिस तरफ ये सड़क जा रही थी। यहाँ से उन्हें पीछे से आती एक बस मिल गई जिसने उन्हें शहर में पहुंचा दिया। इस शहर के आसपास पहाड़ी इलाका था। यहाँ वो एक तांगे में सवार होकर 10-15 मील आगे एक और जगह पहुंचकर तांगे से उतर गए। अब उनका पहाड़ियों में पैदल सफर शुरू हो गया। सारा दिन वो पहाड़ी घाटियों, खड्डों और खुश्क बरसाती नालों में पैदल चलते रहे। सूरज गरूब होने से जरा पहले कश्मीरी मुजाहिदीन के खुफिया ठिकाने पर आ गए। कश्मीरी मुजाहिदीन के लीडर का नाम कुछ और था, मगर हम उसे गाजी के नाम से पुकारेंगे। गाजी ने बताया कि भारतीय फौज ने कारगिल सेक्टर में मुजाहिदीन के खुफिया ठिकानों पर तोपों से गोलाबारी और गनशिप हेलीकॉप्टरों से रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए हैं। हमें जो इतलात मिली है उनके मुताबिक भारतीय फौजी भी बहुत मारे गए हैं, लेकिन हमारे मुजाहिद भी काफी तादाद में शहीद हुए हैं। पहाड़ी ढलानों के नीचे सियाचिन कारगिल की सड़क पर लाशें ही लाशें पड़ी हैं। ये सब भारतीय तोपों की वजह से हुआ है। भारत ने कारगिल की पहाड़ियों के सामने बुलंदी पर जो तोपें नस्ब की हैं उनके गोले बहुत तबाही फैला रहे हैं। कमांडो इमरान ने जबरान की तरफ देखा। वो जानते थे कि ये सारा नुकसान भारतीय तोप खाने की बफोर्स तोपों की वजह से हो रहा है, जिनको तबाह करना अब बहुत जरूरी हो गया था। इमरान ने गाजी से कहा, मुझे 2 मुजाहिद कमांडो चाहिए जो तरबियत याफ्ता और तजर्बाकार हों। हम इन तोपों को तबाह करने के मिशन पर जाएंगे। गाजी बोला, इस वक्त ऐसे 6-7 मुजाहिद कमांडो हमारे ठिकाने पर मौजूद हैं। तुम जितने चाहो साथ ले जा सकते हो। इमरान ने कहा, ज्यादा की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 कमांडो चाहिए। एक कश्मीरी कमांडो शाहरुख और दूसरा कमांडो फेरोज भट्ट है। फेरोज भट्ट कारगिल की पहाड़ियों और इसके दर्रों और घाटियों की पूरी वाकफियत रखता है। इमरान ने कहा, यह और भी अच्छी बात है, हमें इस मिशन में ऐसे कमांडो की जरूरत थी। वो कुल 4 कमांडो थे, इमरान, जबरान, शाहरुख और कमांडो फेरोज भट्ट। उन्हें रातों रात कारगिल सेक्टर में पहुंचा दिया गया। वो पहाड़ियों में ऐसी जगह पर थे जहां से उन्हें भारतीय तोप खाने की गोलाबारी के धमाके सुनाई दे रहे थे। मेराज बमबार त्यारे भी पहाड़ियों के ऊपर से गुजर जाते थे। दिन के वक्त उन्होंने 2 गनशिप हेलीकॉप्टर भी कारगिल की उन पहाड़ियों की तरफ जाते देखे जहां मुजाहिदीन के खुफिया मोर्चे थे। भारतीय तोप खाने के धमाके अगरचे काफी दूर हो रहे थे, मगर उनकी गूंज और धमाके से कमांडो इमरान और जबरान समझ गए थे कि ये धमाके बफोर्स तोपों के ही हो सकते हैं, जिन्हें वो तोपों के मोर्चे समेत उड़ाने के मिशन पर रवाना होने वाले थे। जब कमांडो इस किस्म के मिशन पर जाते हैं तो वो वापस आने के लिए नहीं जाते। वो इस उम्मीद को दिल से निकाल देते हैं कि वो वापस भी आ जाएंगे। वो शहीद होने जाते हैं, लेकिन ये अहद करके जाते हैं कि शहीद होने से पहले वो अपने मिशन में कामयाब होंगे और अपना टारगेट मार लेंगे। ये चारों कमांडो भी यही अहद करके जा रहे थे। सारा दिन उन्होंने पहाड़ी के एक गार में गुजारा। जैसे ही सूरज कारगिल की पहाड़ियों की ओट में गया और वादियों पर अंधेरे का साया फैल गया, चारों कमांडो अल्लाह का नाम लेकर अपने मिशन पर चल पड़े। हर कमांडो के पास एक रॉकेट लॉन्चर, एक कमांडो चाकू, एक स्टेन गन और 8 हैंड ग्रेनेड थे। रात होने से पहले वो अपनी पहाड़ियों के इलाके से निकल गए। आगे वो इलाका शुरू हो रहा था जिसकी पहाड़ियों पर दुश्मन का कब्जा था और नीचे दर्रों और पहाड़ियों की ढलानों पर दुश्मन की इन्फेंट्री के मशीन गनों के मोर्चे मौजूद थे। यहाँ कमांडो इमरान ने फेरोज भट्ट मुजाहिद को अपने साथ कर लिया और जबरान और शाहरुख को कहा कि 6-6 कदम के फासले पर बिखर कर हमारे साथ चलो। दुश्मन भारी तोपों से मुजाहिदीन के ठिकानों पर गोलाबारी कर रहा था।
پھٹتے گولوں کے دھماکوں سے پہاڑیاں لرز رہی تھیں اور یہ چاروں مجاہد کمانڈو جذبہ شہادت سے سرشار دشمن کے مورچوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔